नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी 2024 का रण, फिर आरक्षण। लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना का राग अलपने वाली कांग्रेस अब आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। वो कभी यूजीसी तो कभी एमबीबीएस की काउंसलिंग के बहाने ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करने की साजिश रच रही है, जबकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या 2024 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस आरक्षण कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है? क्या जाति की राजनीति के सहारे कांग्रेस लोकसभा चुनाव की राह आसान करना पाएगी, या फिर उसे आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी से फिर मुंह की खानी पड़ेगी? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पूर्व पीसीसी चीफ कमलनाथ के इस पोस्ट के बाद मध्य प्रदेश में फिर जाति की राजनीति शुरू हो गई है। यूजीसी के एक नोटिफिकेशन को आधार बनाकर कमलनाथ ने बीजेपी पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा दिया। उनके साथ ही राहुल गांधी ने भी बीजेपी को आड़े हाथ लिया। दरअसल कांग्रेस ने दावा किया था कि यूजीसी ने एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण विश्वविद्यालयों में खत्म करने का ड्राफ्ट तैयार किया है। ड्राफ्ट के मुताबिक उच्च शिक्षा संस्थानों में आरक्षित सीटों पर योग्य उम्मीदवार न मिले तो इन सीटों को अनारक्षित कर दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस के आरोप लगाते ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस की राजनीति पूरी तरह झूठ पर टिकी है, किसी भी पद को अनारक्षित नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। फैकल्टी अपॉइंटमेंट में जो रिजर्व पोस्ट है रोस्टर की तहत एससी, एसटी, ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो पोस्ट रिजर्व है उनको डी रिजर्व किया जा सकता है। ये गलत सूचना था। फैकल्टी अपॉइंटमेंट में एससी, एसटी, ओबीसी और बाद में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 2019 में एक विधेयक लाया गया, एक एनैक्टमेंट करवाया गया, एक बिल लाया गया पार्लियामेंट में, एक एक्ट बनी। 2019 एक्ट बनने के बाद एक भी पोस्ट फैकल्टी अपॉइंटमेंट में डी रिजर्व करने का कोई गुंजाइश ही नहीं बचता है। जैसे ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नियम बताए तो कमलनाथ ने फिर इसका श्रेय लिया और पोस्ट कर कहा कि कांग्रेस के सवाल उठाने पर फैसला वापस ले लिया गया है। लेकिन उन्होंने फिर आरोप लगाया कि एमबीबीएस की काउंसलिंग में आरक्षण का सही ढंग से पालन नहीं किया गया और अब कांग्रेस नेता भी इसके बहाने बीजेपी पर हमलावर हैं। पदों पर जो है अगर भर्ती नहीं हो पाएगी आरक्षित वर्ग की तो उसे जो है सामान्य वर्ग से भर दिया जाएगा। ये एक तरह से पीछे के रास्ते से आरक्षण समाप्त करने की चाल है। लेकिन जो आरक्षित वर्ग है, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो, चाहे जो है अन्य पिछड़ा वर्ग हो, वो इसके प्रति सचेत है और भारतीय जनता पार्टी का दुराग्रह और उसके षड्यंत्र को समझते हैं। मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर सियासत कोई नई बात नहीं है। ओबीसी को 14 से 27% आरक्षण देने का मसला तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। लोकसभा चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस जाति जनगणना का राग भी अलाप रही है। मध्य प्रदेश में तो 51% ओबीसी की आबादी है। ऐसे में अब ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि क्यों कांग्रेस बीजेपी को आरक्षण विरोधी बता रही है। खैर, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे आरक्षण पर सियासी रण अभी और भी तेज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चेतन भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत आपसे ही करते हैं। वैसे आरोप नया नहीं है, कई बार लगते रहे हैं, चाहे चुनाव के दौरान लगे, चाहे पीएमओ में अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर। अभी भी यूजीसी के माध्यम से फिर आरोप लगे हैं और हर बार बीजेपी सफाई देती है
क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अब भी मानती है कि ये मुद्दा उसके लिए चुनाव में कारगर हो सकता है? क्यों लगाए जा रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के आरोप? देखिए, आरक्षण का जो मुद्दा है वो तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा इतिहास है। आपने पिछली बार भी देखा होगा कि जब कमलनाथ की सरकार थी तो 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी कि ओबीसी को हम 27% आरक्षण देंगे। लेकिन ये तमाम जो मुद्दे हैं और जो बढ़ाने की बात होती है, ये सुप्रीम कोर्ट पहले भी एक बार कह चुका है और नियम है उसका कि 50% से ज्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते। उसके बावजूद भारतीय तमाम राजनीतिक दल इस तरह की नौटंकियां करते रहते हैं और वो सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि जो उसका जो वोट है वो वोट प्रतिशत बढ़ जाए। जैसे ओबीसी को लेके बहुत जबरदस्त रूप से ये बात चल रही है कि 51% या 50% ओबीसी है तो उनको उस आधार पे आरक्षण देना चाहिए। जातिगत जनगणना की बात भी कांग्रेस ने उठाई है कि हम अगर सरकार में आएंगे तो जातिगत जनगणना करवाएंगे। बिहार में तो इस तरह की शुरुआत भी हो चुकी है। तो ये लेकिन जो शुरुआत करने वालों ने पाला बदल लिया ना चेतन जी, अब तो वहाँ। जी हाँ, वो तो बदल लिया, वो तो बदलने में बहुत एक्सपर्ट है, उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर यूजीसी ने कोई मसौदा तैयार किया था तो उन्होंने उसमें राय मांगी थी लोगों से कि भाई अगर ऐसा कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है तो क्या हम उसकी जगह अनारक्षित व्यक्ति को सीट दे सकते हैं। जाहिर सी बात है कि योग्यता के आड़े में निश्चित तौर पे आरक्षण आता है और अगर इस तरह की कोई बात है कि अगर कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो अगर किसी अनारक्षित व्यक्ति को अगर वो सीट मिल जाए तो इसमें बुराई की बात क्या है। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल पार्टी जो आरक्षण को एक बहुत बड़ा हथियार मानती है अपने चुनाव में और अपनी सत्ता के लिए, तो इस तरह से उन्होंने तत्काल इसका खंडन कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये ठीक है कि कांग्रेस भी ये चाहती है कि हम इस मुद्दे को जीवित रखें और ताकि लोकसभा का जो आगामी चुनाव होने वाला है उसमें हम इस मुद्दे को बहुत तेजी से भुनाएं, और इसलिए कमलनाथ ने इस तरह का आरोप लगाया। जबकि कोई ऐसी बात थी नहीं कि जिस एक से राय मांगी गई थी लोगों से कि एक अगर हम ऐसा करें तो क्या हो सकता है। जाहिर सी बात है कांग्रेस ने सबसे पहले उस पर इस तरह की राय जाहिर की कि ये तो एक षड्यंत्र है, भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से आरक्षण खत्म करना चाहती है। आप देखिए कि 10 वर्ष के लिए आरक्षण तय किया गया था संविधान में, लेकिन आज 75 साल हो रहे हैं, अभी भी आरक्षण उसी गति से चल रहा है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने 50% की एक बंदिश लगा दी है, अन्यथा पॉलिटिकल पार्टी तो अपने राजनीतिक लाभों के लिए इसको पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दी। कई स्टेट में तो है भी 50% से भी ज्यादा आरक्षण दिया गया है। मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है वो निश्चित तौर पे आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उठाया गया है, क्योंकि इसको देख के जो अनुसूचित जाति है या SC ST है या OBC है, निश्चित तौर पे उनके मन में बात आएगी कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई प्रयास कर रही हो और जब कांग्रेस उसको हवा देगी तो ये तमाम चीजें जो है मुझे लगता है कि सिर्फ पॉलिटिकल स्तर पर की जा रही हैं और उसका सीधा सीधा जो लाभ है वो चुनाव में लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लगता नहीं कि इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से पूरा देश इस समय राममय है और एक ही मुद्दा इस समय पूरे देश में व्याप्त है, वो है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा। उसके सामने तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो सब गौण हो चुके हैं, चाहे वो महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे पेट्रोल की कीमतों का हो। जो जितने भी मुद्दे कांग्रेस उठा रही है उनके सामने, राम मंदिर के सामने, वो तमाम मुद्दे जो हैं वो गौण हो चुके हैं। और दूसरा, जब राम मंदिर के आमंत्रण का जो उन्होंने स्वीकार किया, उससे भी एक तरफा जो हिंदू समाज है वो एक तरफा कांग्रेस के खिलाफ हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्रतिपादित भी कर दिया कि ये लोग राम विरोधी हैं। सवाल इस बात का था कि अगर आपको मान लीजिए आमंत्रण मिला था तो आप उसको स्वीकार करते और एक धन्यवाद पत्र या आभार पत्र भेज देते ट्रस्ट को कि भाई आपने हमें बुलाया, बहुत अच्छी बात है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही, ये हमारे देश के लिए बड़ी सौभाग्य की बात। बाद में आप कोई बहाना बना देते, लेकिन आपने खुलेआम उसको अस्वीकार कर दिया और उसके बाद उसको प्रचारित भी कर दिया सार्वजनिक स्तर पर। तो मुझे लगता है कि एक तरफा मामला हो गया और इसका निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। आपके तमाम मुद्दे जो है वो इस मुद्दे के सामने पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं। तो प्रभु जी, राम के नाम पर बहुसंख्यक समाज एक हो गया। इस एकता को तोड़ने के लिए कांग्रेस इस तरह से मुद्दे को उठा रही है, पहले भी इस तरह की कोशिश कर चुकी है। क्या आपको लगता है कि आप सफल हो पाएगी? जिस तरह चेतन जी कह रहे हैं अभी तो राम में है, फिर क्यों उठा रही? जब वो समझ चुकी है कि राम के नाम पे सब एक हो चुके हैं, तो क्या वो अपना पुराना वोट बैंक जो खिसक चुका है, राम के नाम पर एक हो चुका है, हिंदुत्व के छाते में आ चुका है,
उसको हासिल करने की कोशिश है और सफल होगी। देखिए ब्रजेश जी, चैतन्य जी ने जो कहा मैं वहीं से शुरू करूंगा। राम मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि देश में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है, संविधान बेंच का फैसला था। लेकिन वो देश या वो राजनीतिक दल, वो तमाम लोग जो सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के निर्णय को तो स्वीकार कर गए, क्योंकि उसमें हिंदुत्व उसके खिलाफ बोलेंगे तो हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हुए दिख रहे थे। लेकिन जहां आरक्षण का मामला है, जातिगत आरक्षण का, तो वहां पर तमाम दल अपने अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं। समान वर्ग को आरक्षण बीजेपी सरकार ने दे दिया 10%। आंध्र प्रदेश में 29% ओबीसी आरक्षण है। कई राज्यों में अपने अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण है। और आरक्षण की बात लगातार इसलिए की जाती है कि हिंदू बट जाए। हिंदू बटेगा तो विपक्ष मजबूत होगा, यदि हिंदू एकजुट होगा तो भारतीय जनता पार्टी का ताकत बढ़ेगी, वो उसका बहुमत बढ़ेगा। ये निश्चित तौर पर इस रणनीति को कांग्रेस के तमाम रणनीतिकार, राहुल गांधी भी जान रहे हैं और इसीलिए वो इस मुद्दे को खेल रहे हैं। जातिगत जनगणना का जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें से 3 जो बड़े राज्य थे वहां तो फेल हो गया मुद्दा उनका। कांग्रेस की जहां 2 राज्यों में सरकार थी, उनको अपनी सरकार भी गंवानी पड़ गई, असर नहीं किया उस मुद्दे ने। लेकिन उसके बावजूद वो जातिगत आरक्षण के मुद्दे को, जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर यदि चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी रणनीति यही है कि राम के नाम पर जो एक तरफा वोट बीजेपी के खाते में जाता है, उसको यदि बांटना है तो उसको जो है अलग अलग खानों में रखना होगा। धर्म के बजाय उसको जो है जाति के समीकरण पर गांठना होगा। तो जब ओबीसी की बात होगी तो ओबीसी उस तरफ चला जाएगा, एससी एसटी उस तरफ चला जाएगा। हमारे आरक्षण पर, हमारे हितों पर डाका डालने की बात जहां हो रही है, ये बिल्कुल यूजीसी ने सही एक ड्राफ्ट बनाया था। क्यों इसलिए बनाया था? यदि हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखते हैं तो मुझे भी याद है, चेतन जी को याद होगा, आपको भी याद होगा, पिछले 30-32 सालों से हम देख रहे हैं कि बैकलॉग के पदों को हर साल बढ़ा दिया जाता है, वो पद भर नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, पदों की संख्या जो है मुश्किल से जो है 20-25 हजार पद हैं बैकलॉग के। इसके भरने के लिए मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 8 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले राज्य में योग्य उस वर्ग के लोग नहीं मिल रहे हैं। योग्यता की जहां पर कमी है तो उस योग्यता को बढ़ाने के लिए यदि आप शिक्षा का स्तर सुधारना है तो खाली पद रखेंगे आप बैकलॉग के उन वर्ग के आरक्षण के लिए, तो यदि योग्यता नहीं है तो उनको भर्ती नहीं होगी, पद खाली रहेंगे। उसके बजाय उसको यदि डिनोटिफाई कर दिया जाए, अस्थायी है, ऐसा नहीं है कि स्थायी तौर पर आप उसको खत्म कर रहे हैं, तो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, योग्यता बढ़ेगी, उस वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा वो लाभ मिलेगा जो लाभ सरकार या वो नेता देना चाहते हैं। यहाँ ये उल्टा होता है, क्योंकि आपको तत्कालिक लाभ चाहिए, चुनावी लाभ चाहिए, तो इसलिए आप बात करते हैं वोट बैंक की, बात करते हैं आप जातिगत जनगणना की, बात करते हैं आप आरक्षण की। मध्य प्रदेश में ही शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा आया, उन्होंने कहा कोई माई का लाल इस आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। यहाँ से ये बात शुरू हुई थी। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, लोकसभा का चुनाव सामने था 2019 का, तो उन्हें 27% आरक्षण का दांव खेल दिया। हुआ क्या? शिवराज ने आए, उनने भी उसी को आगे बढ़ाया, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया। आज मध्य प्रदेश में 2019-20 की पीएससी का रिजल्ट पहले जारी हो गया, 2019 का बाद में जारी हो रहा है। 13% पद जो चुने गए हैं अभ्यर्थी, उनके पद रोक लिए गए, भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान उस युवा पीढ़ी का हो रहा है जो हर वर्ग से आता है। ओबीसी वाले का भी हो रहा है, एससी वाले का भी हो रहा है, एसटी वाले का भी हो रहा है, जनरल का भी हो रहा है। यहाँ पर जो राजनीति होती है, जनता को इसको समझना होगा। ये वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, इसको जनता को समझना होगा। नेताओं को उनको सबक सिखाना होगा, उनको सिखाना होगा, सही रास्ता दिखाना होगा। जब जनता सही रास्ता दिखाएगी तो शायद ये राजनीति ना हो जिसकी वजह से जनता का नुकसान होता है। लेकिन चेतन जी, कहा जाता है, ग्रामीण कहावत है कि बर्रे के छत्ते में हाथ कौन डाले। ऐसा नाजुक मुद्दा है आरक्षण का कि यदि बीजेपी की हम कमजोर नस भी मान सकते हैं कि जब भी इस तरह का मुद्दा उठता है उसको सफाई देना पड़ती, फिर ये सुधार कैसे होगा? राजनीति तो होती रहेगी। नहीं, देखिए, इसमें कोई सुधार की कोई गुंजाइश तो मुझे नजर नहीं आती है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये बर्रे का छत्ता है, इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हाथ नहीं डालना चाहती और वो तो ये चाहते हैं कि और ज्यादा आरक्षण हम कर दें। सवाल इस बात का है कि जब संविधान में सबको समान अधिकार देने की बात की गई है, ठीक है, जो निचले स्तर के लोग हैं जिनका काफी लंबे समय से शोषण किया गया, उनको अगर आरक्षण दिया गया तो उसकी एक सीमा निर्धारित की गई थी कि भाई 10 वर्ष तक हम इसको आरक्षण देंगे ताकि उनकी स्थिति सुधर जाए। लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि 70 वर्ष के बाद भी उनकी स्थिति में कोई सुधार हुआ हो, जो आज भी उसी तरह की स्थिति में रह रहे हैं। दूसरी बात, जो पदों की भर्ती की बात अभी प्रभु जी ने बताई, वो निश्चित तौर पर बहुत ही सोचनीय विषय है कि लोगों को पद भरे नहीं जा रहे क्योंकि उनको योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे। और जब आप योग्यता की बात करते हैं, अगर अच्छा देश बनाना है आपको, तो योग्य प्राइवेट में क्यों नहीं आरक्षण? इसलिए वहां पे क्योंकि योग्य व्यक्तियों को लिया जाता है।
वैसे तो सरकारों ने, तमाम लोगों ने कोशिश की, जितनी भी सरकारें रही, कि प्राइवेट निजी में भी आरक्षण लागू हो जाए, लेकिन वो चूंकि योग्यता को प्रधानता देते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि भाई हम ये झंझट में नहीं पड़ेंगे, हमें तो योग्य व्यक्ति जो मिलेगा हम उसको भर्ती करेंगे। तो सवाल इसी बात का आ जाता है बार बार कि आप योग्यता को कैसे दरकिनार कर सकते हैं। अगर आप योग्यता को दरकिनार कर दोगे तो आप देखिए कि किस तरह की स्थितियां हैं। जो अयोग्य व्यक्ति हैं वो बड़ी बड़ी पदों पर बैठ जाते हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका कैसा होता है ये सबको मालूम है। ऐसा तो नहीं किसी को मालूम है कि किसी छिपी हुई बात है। तो लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अपने स्वार्थ के लिए इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाती है। और ये जो अभी जातिगत जनगणना वाली बात की है, उसका आपने प्रतिफल देख लिया। जैसा आपने भी बताया कि तीनों जगह पे कांग्रेस हार गई, जबकि उसने बड़ा जबरदस्त मुद्दा उठाया था उसको कि हम जातिगत गणना करवाएंगे और जातिगत गणना के आधार पे हम उस तरह से पदों की संख्या बढ़ाएंगे या उनको उधर पे भर्ती करेंगे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति जानता है कि ये जो कुछ भी पॉलिटिकल पार्टी मुद्दे लाती है, उनका टोटल उद्देश्य किसी का भला करना नहीं होता। उनका उद्देश्य होता है कि अपना भला कैसे, हम कैसे सत्ता में काबिज हो जाएं, इसके लिए तमाम मुद्दे लाते हैं। ना उन्हें कोई ओबीसी से मतलब है, ना उन्हें कोई एससी से मतलब है, ना एसटी से मतलब है। उनका टोटल उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह से हम लोगों को बांटकर, लोगों को भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकते रहें, और इसमें सफल भी होते हैं। कई बार ऐसा नहीं है कि सफल नहीं होते। अब आप देखिए कि राम मंदिर का मुद्दा, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर का निर्माण हुआ था, लेकिन उसका पूरा श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी ने उठा लिया। और वो ये कह रही कि हम तो बरसों से इस बात को कह रहे थे, चाहे 3 तलाक का मामला हो, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हो, चाहे सीसीए का मामला हो, तमाम चीजों को हम लेके चल रहे थे। और इसलिए उसने इस तरह से एक माहौल क्रिएट किया कि कांग्रेस को इसमें मात खाना पड़ी थी। और जब आप कांग्रेस के पास अब कोई दूसरा मुद्दा है नहीं, क्योंकि उसने ये भी देख लिया कि हमने अगर महंगाई का मुद्दा उठाया, हमने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, हमने पेट्रोल की कीमतों का मुद्दा उठाया, हमने विदेश नीति पे मुद्दा उठाया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए, आम आदमी को इन तमाम चीजों से कोई, सब जानते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन एक आस्था जो है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भारत की जनता की नब्ज पकड़ ली। वो समझ चुकी है कि भारतीय जनमानस जो है वो धार्मिक आस्था वाला देश है। ये धार्मिक आस्थाओं का बड़ा भारी इसमें देर, विशेषकर राम के प्रति जो एक आस्था है भारत के लोगों की, बहुत गहरे तक है। भगवान राम को अपना सब इष्ट मानते, और इसलिए उसने इस मुद्दे को लोकसभा चुनाव के पहले राम मंदिर का मुद्दा छेड़ा और बकायदा उसका। लेकिन चेतन जी, वो तो शुरू से ही अपने एजेंडे में लेकर चल रहे थे, तो उनको श्रेय लेना भी चाहिए। जब ताला खुलवाने का श्रेय कांग्रेस ले सकती है राजीव गांधी के, तो उनको लेना चाहिए। रही बात सिर्फ धर्म के ही नाम पर, वो वोट नहीं मांग रहे हैं ना। हम दूसरी तरफ देख रहे हैं, विकास के मामले में भी दोनों तरफ चल रहा है। नहीं, लेकिन ये जो मुद्दा है ये पूरे जनमानस को इकट्ठा कर दिया है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए कि जो मुस्लिम महिलाएं भी हैं, वो भी एक बहुत सी, एक तो शबनम करके महिला, वो 600 किलोमीटर चल के साइकिल से, और बहुत से रियासी लोगों ने इसका समर्थन किया। विदेशों में भी इस बात की बड़ी खुशी महसूस की गई कि भगवान राम का मंदिर खुल गया। तो इसको इस तरह से प्रचारित भी करना अपने आप में एक बहुत कौशल का काम है कि एक मुद्दे को, जो एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो मुद्दा उठा था, लेकिन चूंकि वो बहुत लंबे समय से इस बात को लेके चल रहे थे कि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। पहले जरूर कांग्रेस आरोप लगाती थी कि आप तारीख नहीं बताते, उन्होंने तारीख भी बता दी, उसका निर्माण भी शुरू कर दिया, रामलला की जो है मूर्ति की स्थापना भी कर दी। तो अब कांग्रेस के पास कोई कार्ड दिखती नहीं है इसके इस मुद्दे को लेके, कोई कार्ड इसके पास है नहीं। तो उसने एक नया पैच खेल दिया कि यूजीसी जो है वो इस तरह का एक षड्यंत्र रच रही है, कि ऐसा कोई था नहीं। उन्होंने एक राय मांगी थी लोगों से कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं क्या, और जाहिर सी बात है कि उसमें आम लोगों ने जो राय दी होगी वो तो अभी सामने आई नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने जो राय दी होगी वो सबके सामने आ गई। और तमाम राजनीतिक दलों ने इसी तरह की बात की होगी, चाहे वो प्रांतीय दल हो, चाहे नेशनल पार्टीज हो, सबने इसी बात की होगी कि भाई आप आरक्षण कैसे कम कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी ने उसमें क्या कहा ये यूजीसी ने नहीं बताया कि उसके पास जो भी राय आई होगी उसमें आम आदमी ने या उच्च वर्गीय लोगों ने या SC/ST के लोगों ने क्या बात कही है, ये सामने नहीं आई है। तो ये टोटल पॉलिटिकल मुद्दा है, और इसको लेके अगर कांग्रेस ये सोचती है कि हम इस मुद्दे को लेके पार पाएंगे, तो मुझे लगता नहीं कि इसका कोई बहुत बड़ा फायदा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भी होने वाला है।
तो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। क्या जी। प्रभु जी आपको लगता है कि कांग्रेस मुद्दों के मामले में कंगाल हो चुकी है? वो ऐसे बेअसर मुद्दे जो आपने भी कहा पहले, जातिगत जनगणना की हो चाहे आरक्षण समाप्त करने की, बार बार उठा रही है कि कभी तो तीर निशाने पर लग जाए। देखिए ब्रजेश जी, 10 साल होने आ गए हैं केंद्र की जो है एनडीए सरकार जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, और अब ये देखिए कि भ्रष्टाचार का कोई एक आरोप कहीं पर भी कोई बड़ा आरोप नहीं लग पाया। तो जब आपके पास मुद्दों का काल होगा, महंगाई को लेकर आप उतनी लड़ाई जनता को अपने पास नहीं जोड़ पाए, अन्य मुद्दों को चाहे लेकर भी बेरोजगारी का मामला हो, आप बेरोजगारी का कहते रहे, मामला हो जी, आप कहते हैं कि वो पकौड़ा बनाने को कहते हैं कि रोजगार देना कहते हैं, लेकिन आप उसको जनता को उससे नहीं जोड़ पाए। एक आंदोलन जैसी स्थिति जो है सरकार के खिलाफ वो नहीं खड़ी कर पाया विपक्ष या कांग्रेस। तो ऐसे में आपके पास वही अब फूट डालो राज करो की नीति जो है, क्योंकि इनके पास एकजुट वोट हिंदुत्व का जा रहा है, इसलिए बीजेपी बहुमत पा रही है। उसको रोकें, कैसे रोकें उसको, तो उसके लिए ये उनका उपाय है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात गौर मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी समझने की है कि मध्य प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना था, जिसने नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी वर्ग की गिनती करके निर्धारण कराया था सीटों का, वो जो आयोग के अध्यक्ष थे वो खुद विधानसभा का चुनाव अपने ही क्षेत्र में हार गए, जहां पर उन्हें सबसे ज्यादा ओबीसी बनाए थे बालाघाट में, कि सब ज्यादा ओबीसी मतदाता वहीं पर हैं, लोग वहां के निवासी हैं, ज्यादा से ज्यादा उन्हें ओबीसी का आरक्षण जहां दिलाया था, लगभग 80% का आरक्षण वहां पे दिलाया था, वो खुद चुनाव हार गए। तो जनता इन ऐसे मुद्दों को नकार भी देती है, इसको कांग्रेस को समझना पड़ेगा, उसको जनहित के मुद्दों को लाना पड़ेगा। क्योंकि आप जब रोजगार की बात करते हैं तो योग्यता भी वहां पर अपने आप जुड़ जाती है, तो योग्यता का होना चाहिए। और ये जो मुद्दा यूजीसी का उठाया है, एक ड्राफ्ट की बात है, जो धर्मेंद्र प्रधान का अभी हमने भाषण सुना जो कह रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि 2019 में तो एक्ट बना दिया गया है, उसको कोई बदल ही नहीं सकता है। तो एक तो यूजीसी को ऐसा कोई ड्राफ्ट के लिए लोगों से सुझाव नहीं मांगने चाहिए थे खुलेआम। पहली गलती तो शायद यूजीसी से हुई, दूसरी गलती विपक्ष से हुई कि उसको उन्हें मुद्दा बना लिया जो है ही नहीं। और कमलनाथ तो कह रहे हैं कि हमारे मुद्दा उठाने के बाद वापस ले लिया। खैर ये तो जनता से माइलेज लेने की बात है, तमाम लोग ये करते हैं, बीजेपी भी वही करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राम मंदिर बनाइए, उन्होंने कहा कि हमने बनाया। तो सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो समय पे जो पहले जिसका श्रेय ले ले लाभ उसको ही मिलता है। लेकिन राम मंदिर का आंदोलन यदि पूरा कहें तो बीजेपी की देन है, और राम मंदिर के आंदोलन में ही 2 से 79 सीटों तक बीजेपी पहुंची थी 5 साल में। तो बीजेपी ने वो करके दिखाया है, वो लगातार विकास की बात भी कर रहे हैं, वो साथ में जो है तमाम लोगों को जोड़ने की बात भी कर रहे हैं। तो एक तरीके से वो अपनी राजनीति पर चल रहे हैं। यहाँ इनको केवल और केवल फूट डालो, राज करो, बांटो, इस तरीके से यदि जो राजनीति कर रहे हैं कि ये गौण हल्के मुद्दे हैं, इनके जरिए आपको लगता है जल्दी से लोग उद्वेलित होकर जुड़ जाएंगे। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा कि जब बहुत पहले जैसा हुआ करता था कि अशिक्षित लोग हैं तो बहकावे में आ जाए। अब वो व्यक्ति भी समझता है जो 12वीं में पास नहीं कर पा रहा है, वो कैसे नौकरी पालेगा, उसकी योग्यता यदि 12वीं पास की है तो यहाँ पर शिक्षा का महत्व ज़्यादा है। तो शिक्षित करें, उसको विकास की बात करें, तमाम मुद्दे उठाएं, जनता से जुड़े हुए, तो शायद कांग्रेस को फायदा हो। और असल मुद्दों के साथ साथ आपको धैर्य के साथ लड़ाई लड़ना पड़ेगी, जैसे बीजेपी लड़ती आई अपने मुद्दों के साथ। बहरहाल अब हम धैर्य नहीं रख सकते क्योंकि समय नहीं है हमारे पास, इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनता समझ गई है, अब समझने की बारी है कांग्रेस की और सियासतदारों की, क्योंकि वो भी समझ लें कि उनके ये फिजूल के मुद्दे जो लोगों को बांटने का काम करते हों, उन पर जनता ध्यान नहीं देती है और अपनी मोहर हमेशा वो विश्वास पर लगाती रही है। हमेशा ये मुद्दे फेल होते रहें, फिर भी बार बार कोशिश क्यों? हो सकता है राजनीतिक नेताओं को उम्मीद हो कि कभी तो फूट डलेगी और हमें शासन मिलेगा, लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है, शिक्षित हो गई है, ये कोशिश मुझे लगता है बेमानी होगी। बहरहाल अटेंशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।